ज्योमेट्री ज्योमेट्री के सेक्शन को आमतौर पर मुश्किल समझा जाता है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स अमूमन डिफिकल्टी फील करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज भी नहीं है क्योंकि ज्योमेट्री निस्बतन आसान सेक्शन है। ये मुश्किल इसलिए लगती है कि बहुत से फार्मूले जो स्टूडेंट्स भूल चुके हैं उन्हें वो रिकॉल नहीं कर पाते एट ए टाइम। जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उन्हें फार्मूले या रिलेशनशिप जो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान है, मसलन एंगल और साइड के दरमियान जो रिलेशनशिप है, वो उन्हें याद नहीं आती। इस वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते और क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है या सॉल्व नहीं होता। तो अगर आपने ज्योमेट्री में बेहतर परफॉर्म करना है तो सबसे पहले फार्मूले याद करें, फिर उसके बाद जो एसोसिएशन हैं, जो रिलेशंस हैं मुख्तलिफ चीज़ों के आपस में, मसलन ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर एक एंगल उसके अपोजिट साइड में रिलेशनशिप है, वो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एंगल बड़ा होगा तो उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। तो इस तरह से बहुत से रिलेशन हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो अगर आपको मालूम है, और जाहिर है कि वो इतने ज़्यादा नहीं है कि उन्हें मेमोराइज ना किया जा सके या जहन नशीन ना किया जा सके, वो आसानी के साथ जहन नशीन भी हो जाएंगे और अप्लाई भी हो जाएंगे। पहले सबसे पहले उनको याद करें, फिर उसके बाद उनको मुख्तलिफ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में अप्लाई करें। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जिसमें वो रिलेशन इस्तेमाल होते हैं, तो आप देखेंगे कि ज्योमेट्री आपको आसान लगेगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि डाटा कम होता है और मुख्तलिफ रिलेशंस की मदद से हम रिक्वायर्ड डाटा खुद बिल्ड करते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट आमतौर पर आदी होता है कि वो उसे फुल डाटा मिलेगा और उसने एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, लेकिन ज्योमेट्री में इस तरह नहीं होता। ज्योमेट्री में थोड़ा डाटा होता है और बाकी डाटा हमें इन्फर करना होता है मुख्तलिफ रिलेशन से, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन मुश्किल नज़र आता है। तो इसीलिए इस वीडियो को गौर से देखने और समझने के बाद अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो ज्योमेट्री में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है। पॉइंट क्या है? पॉइंट एक स्मॉलेस्ट साइन होता है जो किसी लोकेशन या किसी जगह की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसका एक नेम दे दिया जाता है। जैसे ये पॉइंट ए है तो ये किसी लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो तो यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है, हम कहते हैं कि एक्स के अलोंग इसकी कोऑर्डिनेट है 4 और वाई के अलोंग 3 है, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है? 4 3 पर। तो देखें ये एक लोकेशन है कि इस जगह की लोकेशन क्या है कि एक्स के अलोंग 4 और वाई के अलोंग 3। तो इसी तरह से प्लेन ज्योमेट्री में भी लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए पॉइंट को इस्तेमाल किया जाता है। अब पॉइंट क्योंकि स्मॉलेस्ट साइन है इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट, इसकी डायमेंशन 0 है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट साइन है और ये सिर्फ और सिर्फ किसी जगह की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और हमें प्लेन ज्योमेट्री में सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है। अलबत्ता जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे या उसकी वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ इससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बेसिकली पॉइंट्स के थ्रू ही चलती है। तो इसलिए इस वीडियो में हमें पॉइंट से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखना है, द पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट साइन टू रिप्रेजेंट ए लोकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्लेस। लाइन क्या होती है कि ये पॉइंट को इंटरकनेक्ट किया जाए। जैसे बहुत से पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के दरमियान भी बेशुमार पॉइंट्स मौजूद हैं, इन सबको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो एक लाइन बन जाएगी। तो लाइन क्या हुई? ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट पाथ इज डिफाइंड एज ए लाइन, यानी कि कुछ पॉइंट्स या बेशुमार पॉइंट्स को आपस में मिलाएं जो एक ही पाथ के अलोंग हो तो वो लाइन होगी, और अगर वो पाथ स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए ये लाइन है तो ये मुख्तलिफ पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। तो लाइन क्या हुई? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स।
अब देखते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन वो लाइन जो जमीन के पैरेलल हो, यानी कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में हैं, इन्वायरमेंट के लिहाज से देखें तो अर्थ के पैरेलल जो लाइन होगी, अगर ये अर्थ है इसके पैरेलल जो लाइन होगी दैट इज हॉरिजेंटल लाइन। यानी कि लेफ्ट राइट, इंसान अगर खड़ा है तो लेफ्ट राइट के ऊपर जो लाइट लेफ्ट एंड राइट पर जो लाइन होगी वो हॉरिजेंटल लाइन होगी। और वर्टिकल लाइन क्या होगी? वो लाइन जो हॉरिजेंटल लाइन से या अर्थ से 90 डिग्री बना रही। यहाँ पर 90 डिग्री अगर होगा तो ये लाइन परपेंडिकुलर है या वर्टिकल लाइन है अर्थ पर। और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन है। और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ये वाई एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है, तो इसके पैरेलल ये लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, जैसे कि एक ये लाइन है और दूसरी लाइन ये है, तो इनके दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये लाइन L1 और ये लाइन L2, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसी तरह से इसको इस तरह भी देखा जा सकता है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और जाहिर है इधर भी 90 होगा। और अगर नीचे तक जाएं तो ये भी 90 और ये एंगल भी 90। पैरेलल लाइंस वो दो लाइंस जो आपस में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें। ये दो लाइंस हैं, इनको आप किसी भी साइड पर, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर जितना मर्जी इंक्रीज कर लें और ये कभी भी एक दूसरे को टच ना करें, तो ये पैरेलल लाइन है। आप इसको इस तरफ बढ़ाकर देखें, ये कभी भी नहीं मिलेंगी, तो ये पैरेलल लाइन होगी। और जो पैरेलल लाइन नहीं होती, जैसे कि ये है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो इनको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो किसी एक पॉइंट पर जाकर ये क्रॉस कर जाएंगे, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब पॉइंट्स एंड लाइंस को देखते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, अगर एक लाइन है, जाहिर है ये लाइन बहुत से पॉइंट से मिलकर बनी है, हम इसके चंद पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी और डी, और बेशुमार और भी होंगे, ए बी के दरमियान भी बेशुमार पॉइंट होंगे, हमने चंद पॉइंट लिए हैं। अब ये पॉइंट ए बी सी डी एक ही लाइन के पॉइंट हैं, तो ये कहलाएंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि एक ही लाइन के पॉइंट्स। अगर हम इस पॉइंट को ई को लें, ये ई इस लाइन का पॉइंट नहीं है, तो ई को हम कहेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है इस लाइन के, ये इस लाइन का पॉइंट नहीं है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। फिर आते हैं कोप्लेनर। प्लेन क्या होती है? प्लेन जैसे ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये एक प्लेन है और इसमें भी पॉइंट, मसलन अगर आपके पास ये स्क्रीन है तो ये बेसिकली एक प्लेन है, ये इसका एक साइड और ये दूसरी साइड, 2 डायमेंशन होती है प्लेन। प्लेन की डायमेंशन 2 होती हैं, एक लेफ्ट टू राइट जा रही है और एक वर्टिकल है। तो कोई पॉइंट अगर इस प्लेन का है तो वो कोप्लेनर है। मसलन ये 2 पॉइंट हैं इस प्लेन के अंदर, ये ए, ये बी और एक और भी ले लें सी, तो आप देखें कि ये तीनों पॉइंट कहाँ हैं? ये इस प्लेन के पॉइंट हैं। लेकिन अगर हम इससे ऊपर यानी कि स्क्रीन से बाहर अपने सामने फेस की तरफ कोई पॉइंट लें बाहर निकलकर, तो वो इस प्लेन का पॉइंट नहीं होगा, तो वो नॉन कोप्लेनर होगा। अब आप देखें कि ए बी सी कोप्लेनर हैं, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये एक लाइन पर नहीं है,
ये एक लाइन ये बनाए तो बी इस पर नहीं है, अगर हम इसको ए बी लाइन बनाएं तो इस पे सी नहीं है, अगर सी और बी को मिलाएं तो ए इस लाइन के ऊपर नहीं है। तो इनमें से कोई एक पॉइंट, अगर हम दो पॉइंट्स को मिलाकर लाइन बनाएंगे तो तीसरा पॉइंट को लीनियर नहीं होगा। अलबत्ता ये तीनों पॉइंट को प्लेनर जरूर है क्योंकि ये एक ही प्लेन में मौजूद है। When two ray intersect at a point, देखिए दो रे हैं बी ए और बी सी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और ये बी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ ये आपस में मिलती हैं, दे फॉर्म एन एंगल, तो ये एक एंगल बनाती हैं। ये इसको इस लाइन से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखें यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये है तो ये सेम एंगल है, क्योंकि ये जो लाइन हम लगाते हैं ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, एंगल तो इनकी डेविएशन, जो इनके दरमियान डेविएशन है उसको शो करता है। तो ये लाइन जो हम लगाते हैं ये कोई एंगल नहीं है, ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन है, ये सारे एक ही एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तमाम के तमाम एक ही एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। बेशक आप ये लाइन लगा दें, ये भी इसी एंगल को शो कर रही है। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये सारे 60 डिग्री को ही एक ही एंगल को शो करते हैं। और इस लाइन के अंदर क्या है कि अगर इसे जितना आगे बढ़ाएंगे ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तो ये एंगल असल में इनकी इसी डेविएशन को शो करता है कि ये एक दूसरे से कितना डेविएट होती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे। अब एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है और इसको अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर आप कहें 60 डिग्री तो ये छोटे बबल से यहाँ पर ये जो निशान है ये डिग्री का निशान है, और इसको शो करने के लिए इस तरह का सिंबल होता है, ये एंगल को शो करता है। अब एंगल्स देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है मुख्तलिफ एंगल्स की, उनके नेम्स क्या है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल होता है पूरा सर्कल, जैसे अगर हम इसको देखें तो ये कंप्लीट सर्कल है, वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो इसकी मेजरमेंट होती है 360 डिग्री, कंप्लीट सर्कल, तो इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, और इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री, यानी कि इस तरह से घूमकर वापस उसी जगह पर, ये एंगल 360 डिग्री है। फिर है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है हाफ, जैसे ये नीचे ये लाइन है L1 और ये लाइन L2, ये इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों के दरमियान ये एंगल है, दिस इज 180 डिग्री, ये हाफ ऑफ कंप्लीट है तो इसलिए 180 डिग्री होगा, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। फिर है राइट एंगल, ये कंप्लीट एंगल का फोर्थ पार्ट होता है, ये इस तरह से, तो ये चौथा हिस्सा बनता है, और बाकी तमाम एंगल्स अमूमन हम कर्व लाइन से शो करते हैं, जैसे ये है तो यहाँ पे एक कर्व लाइन होती है, लेकिन 90 डिग्री के एंगल को अमूमन इस तरह से शो किया जाता है, ये लगा हुआ है रेक्टेंगल की तरह की शेप, ये 90 डिग्री को शो करती है, और ये परपेंडिकुलर होता है, जब 90 डिग्री होगा दो लाइंस के दरमियान एंगल तो वो परपेंडिकुलर भी होंगी। फिर एंगल्स के नेम देखें मजीद, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होता है कि जब एंगल, ये एंगल है ये 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल होता है। अब आप देखें कि 90 डिग्री कितना होता है, इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल है 90 डिग्री, तो एंगल जो इनके दरमियान आ रहा होगा इस तरह से, ये एंगल, ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल बनाएगा, जो इन दोनों लाइंस में इनके दरमियान आ रहा है वो एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर है। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, जैसे कि ये शोर है, ये एंगल अगर हम देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री की लाइन आती है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से ग्रेटर है, और 180 की लाइन होती है ये, तो ये 180 से स्मॉलर है, तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल है। इसी तरह से 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है,
50 डिग्री, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये 180 से स्मॉल है, क्योंकि ये 180 से स्मॉलर है और 90 से ग्रेटर है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है जब एंगल 180 से ग्रेटर हो लेकिन 360 से स्मॉलर हो। जैसे ये एंगल है, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये एंगल घूमकर यहां तक, तो ये 333 एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसी तरह से 230 डिग्री, 230 डिग्री 180 से ग्रेटर है, 360 से स्मॉलर है, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। फिर है कुछ डेफिनेशंस हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल का सम, दो एंगल हैं उनको अगर आप ऐड करें और ये 90 डिग्री के इक्वल हो तो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी कि θ1 और θ2 इनको ऐड करें तो 90 डिग्री आता है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरह से देखें, मसलन 30 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो अगर एक एंगल आपको दिया जाए और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करना हो तो उसको 90 से माइनस कर दें। मसलन 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आप 90 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस कर दें, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 70 डिग्री। इसी तरह से 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आप 90 में से 75 डिग्री को माइनस करें तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75। इसी तरह से रिवर्स कर लें, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 20। 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 75, क्योंकि दोनों को ऐड करें तो 90 डिग्री आता है। फिर है सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल्स का सम, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे कि 120 और 60 दोनों मिलकर 180 डिग्री बनता है, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है। अगर एक एंगल आपको दिया जाए और उसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है तो आप इसको 180 में से माइनस करें, ये आएगा 150। तो 150 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसी तरह से 150 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 150 डिग्री। और अगर 120 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप इसको 180 में से माइनस करें, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 120 का सप्लीमेंट्री एंगल है। फिर है एसोसिएटिव एंगल्स, अगर दो एंगल्स को ऐड करें और सम उनका इक्वल हो 360 डिग्री के तो ये एसोसिएटिव एंगल होते हैं। जैसे कि 160 का एसोसिएटिव एंगल क्या होगा, देखें इसमें हम ऐड करेंगे 200 तो ये इक्वल हो जाएगा 360। इसका मतलब है 160 का एसोसिएटिव एंगल क्या होगा, 200, क्योंकि दोनों को ऐड करें तो 360 आता है। तो अगर आपको एक एंगल दिया हुआ हो, जैसे अगर आपको 210 दिया गया है, इसका एसोसिएटिव एंगल मालूम करना है तो आप क्या करेंगे कि 360 में से 210 को माइनस कर दें, ये आ जाएगा 150। तो 150 210 का एसोसिएटिव एंगल है, क्योंकि इनको ऐड करें तो 360 आता है। अब देखिए, दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक मेजर प्रॉपर्टी है जो है अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जैसे ये एक लाइन है L1, इस लाइन को ले लेते हैं L2, ये दोनों क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, देखें ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो इसमें आप ये देखेंगे ये एंगल 1 और 3 ये दोनों इक्वल होंगे,
क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं, एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, तो अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसी तरह से ये है एंगल 2 और ये एंगल 4, ये भी अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये भी इक्वल होंगे। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। आप ये देखेंगे अगर ये लाइन दो इस तरह से क्रॉस कर रही हैं तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसी तरह अगर इस तरह से दो लाइन क्रॉस करती हैं और ये 20 डिग्री है तो ये एंगल भी 20 डिग्री होगा। और अगर ये एंगल 160 है तो इधर दूसरा एंगल जो इसके अपोजिट होगा वो भी 160 होगा। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखें कि स्ट्रेट एंगल भी यहाँ बनता है। इस तरह से स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखें तो देखें ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसी तरह से इधर से देखें तो ये एंगल भी 180 डिग्री है, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। फिर इसी तरह आप इधर लें, इन दोनों लाइंस को अगर यूं मिलाएं तो 1 एंड 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल। इसी तरह से नीचे वाले एंगल हैं 2, इन दोनों का सम भी अगर हम ये लाइन लें दोनों तो देखिए ये भी 180 है, तो एंगल 2 एंड 3 को ऐड करें ये भी 180 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस बन रहे हैं, लेकिन अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे जैसे ये अभी हमने डिस्कस किया है। अब इसमें देखें कि 1 एंड 2 एडजेसेंट है, तो अब हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स मेक्स 180, यानी कि 1 और 2 दोनों मिलकर स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री बनाएंगे, ये एडजेसेंट है। इसी तरह से 1 एंड 4 ये भी एडजेसेंट है, दोनों एक ही साइड पर हैं, तो ये दोनों मिलकर भी 180 बनेगा। इसी तरह से अगर आप 4 और 3 को देखें तो ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी 180 बनेगा। 3 एंड 4 को ऐड करें तो ये भी 180 होगा क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। जबकि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, जैसे 1 एंड 3 ये दोनों इक्वल हैं, 4 एंड 2 ये अपोजिट है, ये इक्वल है। अब आते हैं कि दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, देखें ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक थर्ड लाइन क्रॉस करती है वर्टिकली, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये लाइन इनको दोनों को क्रॉस करती है। इसको आमतौर पे कहा जाता है ट्रांसवर्सल, जो दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे डिफरेंट सेट्स ऑफ एंगल्स हैं, अब बारी बारी देखते हैं कि उनमें क्या प्रॉपर्टी है। देखिए अगर हम एंगल 1 एंड 3 को लें, ये तो अपोजिट एंगल है, ये अभी हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से 2 एंड 4 ये भी इक्वल होंगे, जैसे 1 एंड 3 अपोजिट एंगल हैं और इक्वल हैं। इसी तरह से 2 एंड 4 भी अपोजिट एंगल और इक्वल हैं। 6 एंड 8 भी अपोजिट एंगल हैं, इक्वल होंगे। 5 और 7 भी अपोजिट एंगल हैं, इक्वल होंगे। ये तो वो बात है जो अभी हमने अपोजिट एंगल्स के बारे में डिस्कस की थी। अब इसमें एक और चीज देखें कि एंगल 2 और एंगल 6 ये सेम पोजीशंस पर है। देखें ये लाइन इस तरह से और यहां पर भी ये लाइन इस तरह से, तो एंगल 2 और एंगल 6 सेम पोजीशन पर मौजूद है, डिफरेंट लाइंस के ऊपर, लेकिन पोजीशन उनकी एक तरह की है। तो इनको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब आप गौर करें कि इस तरह से और कितने एंगल हैं जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। 3 एंड 7 को देखें तो 3 नीचे की तरफ और 7 भी उसी सेम पोजीशन में है, तो एंगल 3 और एंगल 7 भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है। एंगल 1 एंड 5 को देखें सेम पोजीशन में, तो एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। फिर एंगल 4 और 8 ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। फिर आते हैं अब 2 और 8 को देखें। 2 एंड 8 ये दोनों लाइन देखें, इस लाइन पहली लाइन के ये ऊपर मौजूद है और इस लाइन के इधर है। इसके बिल्कुल अपोजिट जाएं तो देखें एंगल 8 है, ये इस लाइन के इधर है जबकि ये इधर था, और ये इस लाइन के एंगल 2 इसके ऊपर था, ये एंगल इसके नीचे है। तो 8 और 2 इनको हम कहते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। 2 एंड 8 इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेट है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। इसी तरह से 3 को देखें, 3 नीचे वाली साइड पर और इसके मुकाबले में अगर आप देखें 3 है इसके नीचे और इसके इधर, तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इधर ये है एंगल 5। तो एंगल 3 और 5 भी अल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस तरह से 4 सेट इसमें अल्टरनेट एंगल के बनेंगे। 1 का अल्टरनेट होगा 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 4 और एंगल 6 ये अल्टरनेट है। देखें ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो इसमें एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल को एक और अंदाज में भी देखा जा सकता है। देखें 2 ये है एंगल 2, ये एंगल के 4 के इक्वल है क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। इसी तरह से क्योंकि ये एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 6 तो 8 के भी इक्वल है और 4 2 के इक्वल है, तो 4 और 8 भी इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये सेट्स बन गए हैं आपके पास कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब एक और चीज देखें कि 3 और 6 देखें दोनों इन साइड बन गए, इस दोनों लाइन के, एक इसके नीचे और इसके ऊपर। इस सिचुएशन के अंदर 3 और 6 जो है इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये 3 और 6 को इंटीरियर एंगल हैं। तो ये जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 80 डिग्री होता है। यानी कि एंगल 3 और एंगल 6 को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। इसी तरह से 4 और 5 देखें दोनों को इंटीरियर हैं, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री होगा। फिर मजीद अगर स्ट्रेट एंगल के लिहाज से देखें तो एंगल 1 एंड 2 को ऐड करें तो 180, 3 और 4 को ऐड करें तो 180 डिग्री बनेगा। 5 और 6 स्ट्रेट एंगल हैं, 180 डिग्री। 8 और 7 भी ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा क्योंकि दोनों स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। फिर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो 8 और 5 दोनों स्ट्रेट लाइन के एंगल हैं, तो ये भी दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। 1 एंड 4 को ऐड करेंगे तो ये भी 180 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से डिफरेंट सेट्स बनते हैं। जो यहाँ के टॉपिक के लिहाज से जो इस टाइम अल्टरनेट एंगल का चल रहा है, उसमें अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी मुख्तलिफ क्वेश्चंस को करने में। अपोजिट एंड एडजेसेंट एंगल देखें, अब ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये दोनों 1 एंड 3 अपोजिट एंगल है। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। यहाँ सिर्फ मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए ये स्लाइड आपके सामने आ रही है कि 1 एंड 3 अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। 2 एंड 4 अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। लेकिन 1 एंड 4 को देखें तो ये एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। 2 एंड 3 का सम कितना होगा 180 डिग्री। 3 एंड 4 को देखें तो ये भी स्ट्रेट एंगल बनता है, ये भी 180 डिग्री बन जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। 2 एंड 1 को ऐड करें तो ये भी 180 डिग्री। तो 1 एंड 3 अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हैं। 2 एंड 4 आपस में इक्वल हैं क्योंकि अपोजिट एंगल हैं। 2 एंड 3 एडजेसेंट एंगल है इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा।
ये क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू डिस्क्राइब ए लाइन इज। देखिए लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए मतलब ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये एक लाइन को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि ए बी लाइन है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू डिस्क्राइब ए लाइन इज 2। 2 पॉइंट अगर आपके पास हो तो कोई भी लाइन डिस्क्राइब की जा सकती है। जैसे ये है, ये 2 डिफरेंट लाइंस हैं, इनमें ये पॉइंट ए कॉमन है, यहाँ पर अगर एक बी पॉइंट है और यहाँ सी पॉइंट है, तो इस लाइन को बताने के लिए हम कहेंगे ए सी लाइन, इस लाइन को बताने के लिए हम कहेंगे ए बी लाइन। तो देखें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए आपको, ए और बी, ये लाइन मालूम हो जाती है, ए और सी तो हमें पता है कि इस लाइन की बात हो रही है। तो किसी भी लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से स्मॉलर हो, तो ये एक्यूट एंगल होता है। तो इसमें देखें ये एक्यूट एंगल नहीं है क्योंकि 90 से बड़ा है, 95 भी नहीं हो सकता क्योंकि 90 से ग्रेटर है, 63 यस 63 इस रेंज में आता है, ये 90 से स्मॉलर और 0 से ग्रेटर, तो ये इसका आंसर है। 0 एक्यूट नहीं होगा क्योंकि एक्यूट एंगल 0 से ग्रेटर होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 51 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर एक एंगल मालूम हो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करना हो या कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो उसको 90 में से माइनस करें। तो 51 डिग्री का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो हम इसको 90 से माइनस करेंगे। तो 90 से माइनस करें 51 का, तो ये आ गया 39। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, ये डेफिनेशन है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, यानी कि स्ट्रेट एंगल। तो अगर सप्लीमेंट मालूम करना है एक एंगल का तो उसे 180 से माइनस करें। तो अगर हमने 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल मालूम करना है तो इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, ए सेट ऑफ 4 एंगल इज फॉर्म। 2 लाइन्स हैं जो क्रॉस कर रही हैं इस तरह से, जाहिर 4 एंगल का सेट बन गया, 1 2 3 4। व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल हैं तो इनका सम 180 डिग्री हो। कोई से भी 2 एडजेसेंट एंगल ले लें, जैसे अगर हम इसमें से इन दोनों को लेते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को, देखें ये भी 180 डिग्री है, तो कोई से भी एडजेसेंट एंगल लेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, ए सेट ऑफ 4 एंगल इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द सम ऑफ 4 एंगल। तो 4 एंगल तो कंप्लीट एंगल होगा ना, ये देखें ये यहां से यहां तक, तो ये तो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है। तो चारों एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल सबको ऐड करेंगे तो 360 डिग्री बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। तो सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री क्या होगा कि इसको 180 में से माइनस कर दें, तो ये आ गया 150। तो 150 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड हैव रेशियो ऑफ 1:4। देखें एंगल ए और एंगल बी, इनकी रेशियो दी गई है 1:4।
और सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो इसलिए इनका सम यानी कि टोटल है 180। व्हाट इज द स्मॉलर एंगल? तो स्मॉलर एंगल क्या होगा? तो आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपने रेशो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देख चुके हैं, उसका लेसन आप ले चुके हैं या आपको वो टॉपिक आता है, तो आप इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। अब हमने स्मॉलर एंगल बताना है, वो है ए। तो 1 over सम ऑफ दीज मल्टीप्लाइड बाय टोटल 180, तो ये हो गया 1 over 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एक तरीका तो ये है। फिर इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है कि जैसे उसने रेशो कही है कि वो 1/4 की है, तो हम कहते हैं एक एंगल है x तो दूसरा होगा 4x, क्योंकि रेशो 1/4 की है। और इन दोनों को ऐड किया जाए तो 180 होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 5x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 over 5 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये रेशो मेथड से हो गया है और ये आपने इक्वेशन बनाकर किया। तो दोनों तरह से सेम आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। AB and CD are two parallel lines. AB and CD, two parallel lines intersected by EF. EF इनको क्रॉस कर रही है लाइन। If the measure of angle 1 is 132, यानी कि ये एंगल है 132 डिग्री। What is the measure of angle 2? एंगल 2 क्या होगा? तो आप ये देखें कि ये दोनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल भी 132 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इन द फिगर APB फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। इफ द मेजर ऑफ एंगल APC यानी कि ये एंगल is 180 degree larger than the measure of angle DPB, इस एंगल से 81 डिग्री ज्यादा है। अगर हम इसे कहें कि दिस इज x, तो ये होगा x प्लस 81, क्योंकि उसने क्या कहा है कि APC is 81 डिग्री larger than the measure of angle DPB and the measure of angle CPD यानी कि ये एंगल एंड DPB ये एंगल और इक्वल, यानी कि फिर ये भी x है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, CPD और DPB दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये x तो फिर ये भी x। What is the measure in degrees of angle CPB, यानी कि ये एंगल आपने बताना है टोटल, ये एंगल कितना होगा। अब आप देखें कि APB स्ट्रेट लाइन है, तो इन सारे एंगल का x प्लस दिस ये 180 होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल है। तो हम कहेंगे कि x प्लस 81 प्लस ये x प्लस ये x इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, then 3x इज इक्वल टू 99 और x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करें तो 33। अब हमने x नहीं बताना, हमने बताना है ये एंगल, ये वाला। तो ये x प्लस x यानी कि 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 66। इसका डबल करें, क्योंकि x प्लस x हमने बताना था, हमने ये एंगल बताना है। तो ये है x प्लस x, तो x 33 है, तो x प्लस x हो गया 66, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। इन द डायग्राम AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल का साइन है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, AB और CD, ये पैरेलल लाइन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B, ये एंगल A है और ये B है। तो देखें बाकी जो दूसरी दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल नहीं है,
क्योंकि हमें कंडीशन जो दी गई है ए बी और सी डी पैरेलल है, तो बाकियों को हम अज्यूम नहीं कर सकते कि वो पैरेलल हैं या नहीं है, तो हम कहते हैं कि ठीक है जैसी भी हैं वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल होती तो वो बताया जाता। तो अब आप देखें कि हमने बताना क्या है, ए प्लस बी, ए यहाँ पर है और बी है, बी तो है अपोजिट एंगल, ये दोनों तो अपोजिट एंगल है, इसका मतलब है बी तो हो गया 20। अब हमें ए मालूम करना है, ये हो गया है 20 क्योंकि ये अपोजिट एंगल था। अब यहाँ देखें ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये थर्ड लाइन इनको क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 40 यहाँ पर आएगा क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, यहाँ वाला ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो ये 40 और ये ए, आप देखें कि यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है इस तरह से, तो ये a प्लस 40 इज इक्वल टू 180, दोनों का सम 180 होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 40 माइनस कर दें तो ये आ गया 140, a की वैल्यू है 140, तो a प्लस b कितना हो गया, दोनों को ऐड करें 160, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइनें हैं पैरेलल और दोनों ही यानी कि ये दो पेयर हैं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इफ a इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये एंगल है 135 डिग्री, देन 2 क्रॉस b माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। अब हमें चाहिए b और c, तो आप देखें कि a इधर है तो इसका ये है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये 135 होगा, तो अगर ये 135 है तो 180 में से माइनस करें क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, तो इसका मतलब हुआ 180 माइनस 135 इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल था तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, b इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया। तो यहां से देखें कि b और c ये दोनों को इंटीरियर हैं एक ही साइड के ऊपर, ये दोनों, तो अगर हम b और c को देखें तो ये को इंटीरियर हैं, यानी कि इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो b की वैल्यू है b प्लस c मिलकर 180 होना चाहिए, तो b हमारे पास 45 है प्लस c इज इक्वल टू 180, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, तो c है 135। अभी इसी को दूसरे अंदाज में भी देख सकते हैं कि a और c ये अल्टरनेट एंगल है, a और c अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी इक्वल थे, तो a की वैल्यू 135 है तो ये भी 135 होना था, लेकिन हमने b और c की मदद से इसे कैलकुलेट किया है कि b और c को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 डिग्री, तो इसका मतलब है c जो है वो 135 होगा क्योंकि b तो 45 है। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ चुकी है और b की वैल्यू भी आ चुकी है, अब हमने ये बताना है, तो 2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b है, b की वैल्यू हो गई 45 माइनस 135, तो ये हो गया 2 इंटू, ये आ जाएगा माइनस 90, तो माइनस 90 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ, अब एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 180, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर इसकी वैल्यू है 180, जो कि ऑप्शन ए में दी। In the following diagram, line B and C are parallel to each other. ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये तीसरी लाइन इसे क्रॉस कर रही है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल है। What is the value of x? x बताना है, तो आप देखेंगे यहां से ये जो है दोनों स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, यानी कि y प्लस 100 इज 180, y प्लस 100 इज इक्वल टू 180, देन y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये 100 इधर जाकर माइनस हो गया,
तो y और x को देखें, y तो आ गया ना 80 डिग्री, अब y और x क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है तो ये भी 80 डिग्री होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी।